नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 5 को, जो आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा और सुपर टेट एवं पीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके और शेष 4 पार्ट बन चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां पर एक साथ सभी वीडियो मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 5 को और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, हिपेटाइटिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला है, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस रोग जो है ये वायरस के द्वारा होता है, ये एक विषाणु जनित रोग है। ठीक, और अन्य ऑप्शनों पे भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ से, और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। और एक चीज़ और जान लेते हैं, हिपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग आपका प्रभावित हो जाता है? तो वो होता है यकृत। ठीक, यकृत या लीवर आपका इससे प्रभावित होता है। और अन्य ऑप्शनों से भी प्रश्न को देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। जैसे अब मलेरिया, बी ऑप्शन आपका, तो जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रोटोजोआ से होने वाला ये रोग है मलेरिया। और जिस प्रोटोजोआ के कारण ये फैलता है उसका नाम भी जान लेते हैं, तो प्लाज्मोडियम होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है। और इसका उपचार पूछा जाता है, किससे किया जाता है? तो इसका उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हैजा, सी ऑप्शन से भी प्रश्न बन रहा है। हैजा, हैजा या इसी को कहा जाता है कॉलरा, ये ध्यान रखिएगा। हैजा या कॉलरा एक ही रोग के नाम है और एक जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु से फैलता है। और उस जीवाणु का नाम भी जान लेते हैं जिससे फैलता है, तो उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, विब्रियो कॉलेरी उस जीवाणु का नाम है जिसके कारण फैलता है आपका हैजा रोग। और इससे प्रभावित अंग जो है आंत होता है। ठीक, आंत आपका इससे प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन ए से देख लेते हैं डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया भी एक क्या है, जीवाणु जनित रोग है, ये भी जीवाणु से फैलता है। ठीक, और जीवाणु का नाम जान लेते हैं, तो कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरी इसका जीवाणु का नाम है। और प्रभावित अंग इससे जो होता है श्वसन नली होती है। ठीक, श्वसन नली आपकी इससे प्रभावित होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इन सभी ऑप्शनों से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे जिस पर चर्चा कर लिए हम, जिससे आपके सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, एक प्रश्न से कई अन्य प्रश्न भी तैयार हो गए। ठीक, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा आपका पेशीय थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है यूरिक अम्ल, पायरूविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन होगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है पेशीय थकान यानी हड्डियों में थकान होने का कारण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अन्य ऑप्शनों को भी देख लेते हैं जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, जैसे आपका यूरिक अम्ल। ठीक, तो यूरिक अम्ल एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर के बना होता है। ठीक, इसका सूत्र होता है, जान लेते हैं। यूरिक अम्ल का सूत्र होता है C5H4N4, ठीक, और O3, ये इसका अणुसूत्र होता है। ठीक, O3 है, तो C5 हो गया, H4 आपका और N4 और O3 इसका अणुसूत्र होता है यूरिक अम्ल का। और
यूरिक अम्ल की जब मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो कई प्रॉब्लम आते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, पाँव में सूजन, पैरों में सूजन हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक, गठिया रोग हो जाता है। इन सभी प्रकार की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो ये रहा यूरिक अम्ल, ठीक। पायरुविक अम्ल जान लेते हैं क्या होता है। तो पायरुविक अम्ल अल्फा कीटो अम्लों में सबसे सरल यौगिक है। बेंजोइक अम्ल क्या है। तो बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में पाया जाता है, ठीक। तो मुझे लग रहा है प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, चीज़ों को स्पष्ट करते चल रहे हैं, ठीक। तो उस चीज़ों को, पॉइंट्स को जो क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लियर हो रहे हैं तो आप फीडबैक अपना दीजिए, चीज़ों को बताइए कि कैसा है, ताकि और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रश्नों के बनाए जा सके आपके लिए, ठीक। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्नों को श्रृंखला के देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा, पारसेक एवं प्रकाश वर्ष इकाई है, आपको बताना। ऑप्शन आपके सामने है, समय की, चुंबकीय बल की, प्रकाश की, चमक की, दूरी की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इस प्रश्न का होगा डी, दूरी की इकाई है, ठीक। पारसेक एवं प्रकाश वर्ष दोनों दूरी मापने की इकाई हैं और इनको बारी बारी जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष और पारसेक क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष को पहले देखते हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है, कुल दूरी, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, आंकिक रूप में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर तो 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर, ठीक। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर। आंकिक रूप में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। और पारसेक क्या, पारसेक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर, ठीक। 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक बराबर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर होता है, ठीक। और दोनों दूरी मापने के इकाई हैं, ये ध्यान रखिएगा। और पारसेक इसमें से दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका चौथा प्रश्न, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, हाइग्रोमीटर, ठीक। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ये सभी डिवाइसों के नेम हैं जिसके द्वारा क्या मापा जाता है आपको जानना है। तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है वायुमंडल की, ठीक। और अन्य ऑप्शनों से भी प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर से द्रव की आपेक्षिक घनत्व, ठीक, इससे मापा जाता है आपका आपेक्षिक घनत्व, ये ध्यान दीजिएगा। और लैक्टोमीटर से जान लेते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ये दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है, डिवाइस है। और पोटेंशियोमीटर एक विभव मापी यंत्र है, इससे विभव मापा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न, किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने, आयाम, आवर्तकाल, तरंग का अपवर्तन, आवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी होगा, आवर्तकाल। किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, ठीक।
और भी ऑप्शनों को देख लेते हैं, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन रहे हैं। जैसे आयाम, ऑप्शन ए, आयाम किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो किसी कण द्वारा, ठीक, अपने माध्य स्थिति से किसी एक दिशा में जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को उस कण का आयाम कहते हैं। ठीक, तो कोई कण है, मान लीजिए यहाँ माध्य स्थिति में है, तो किसी एक दिशा में या तो इधर जो अधिकतम विस्थापन होगा उसका वही कहलाएगा आयाम। आवृत्ति जान लेते किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी कण द्वारा 1 सेकंड में जो कुल कंपनों की संख्या होती है उसी को हम कहते हैं आवृत्ति। ठीक, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए जो कुल कंपनों की संख्या होती है उसको आवृत्ति कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपके। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 6वां प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला है, न्यूटन का तृतीय नियम। इसी पर रॉकेट काम करता है। ठीक, न्यूटन के तृतीय नियम पर। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। ये सभी जो नियम है न्यूटन के गति विषयक नियम, ये सभी महत्वपूर्ण है, सभी पे चर्चा कर ले रहे हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम जानते हैं पहले। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा न्यूटन के तृतीय नियम को। न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है उसको क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है, झटके का एहसास होता है, वही होता है प्रतिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। एक द्वितीय नियम क्या होता है, तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। जैसे एग्जाम्पल जान लेते हैं, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक, ये हो गया न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है उस पर जो आरोपित बल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक, न्यूटन का प्रथम नियम जान लेते हैं क्या होता है। तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है। जब तक वस्तुओं पर पर्याप्त बाह्य बल ना लगाया जाए, जैसे कोई वस्तु अगर एक समान गति से गति कर रही है तो उस पर अगर कोई हम बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो वो गति की अवस्था में बनी रहेगी। अगर कोई वस्तु अपने विरामावस्था में है और उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य कर रहा तो अपने विरामावस्था में ही रहेगी। इसी को न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहा जाता है और इसको न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा जो व्यक्ति होता है पीछे की ओर गिरने लगता है, यही होता है आपका न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है काटन, सिल्क, एक्रिलिक, जूट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों एक्रिलिक होगा। एक कृत्रिम रेशा, प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये संश्लेषित रेशे हैं। और ये बाकी जो काटन है, सिल्क है, जूट है, ये सभी प्राकृतिक रेशा के एग्जाम्पल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नहीं पूछा है कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो एक्रिलिक जो है एक कृत्रिम रेशा है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। और काटन, सिल्क, जूट ये सभी क्या प्राकृतिक रेशे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न आपका और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यांत्रिक तरंगे हैं। आपको बताना इनमें से कौन यांत्रिक तरंगे हैं। ऑप्शन आपके सामने अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। डी ऑप्शन आपका ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला होगा, ए और बी दोनों।
ठीक। आपको बता दें तो यांत्रिक तरंगे जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार इसका होता है अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए और बी दोनों। अब जान लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों को पहले जानते हैं। तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के जो कण होते हैं, ठीक, तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति करते हैं। ठीक, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो माध्यम के कण होंगे वो तरंग के जो संचरण की दिशा होगी उसके लंबवत काम करेंगे। ठीक, लंबवत सरल रेखीय गति करते हैं। तो इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे प्रकाश आपका है, ठीक, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंग जान लेते हैं क्या होते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है मित्रों, ये वे तरंगे हैं जब किसी माध्यम में तरंगों का जो संचरण होने पर माध्यम के कण हैं तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या थी, जो माध्यम के कण थे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत काम कर रही थी, ठीक, गति कर रही थी। और इसमें क्या है, अनुदैर्ध्य में उसी तरंग संचरण की जो दिशा है उसी के ही दिशा में कण के जो माध्यम के कण होते हैं तरंग की दिशा में ही गति करते हैं, तो उनको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। ठीक, जैसे आपकी हो गई ध्वनि तरंगे, ठीक, ध्वनि तरंगे हैं। भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, ठीक, ये सभी एग्जाम्पल हैं अनुदैर्ध्य तरंग के। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। किस ग्रुप में सम्मिलित किया गया आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, पादप में, प्रोटिस्टा में, कवक में, मोनेरा में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी वाला होगा, मोनेरा में शामिल किया गया। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को मोनेरा में शामिल किया गया है। मोनेरा क्या है इसको जान लेते हैं। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, ये सब वर्गीकरण है, ठीक, पादप का। तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ये सब मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा जान लेते हैं। इस जगत में यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। जो भी यूकैरियोटिक हैं या एक कोशिकीय जीव हैं उनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। जैसे आपका शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ईटीसी। ठीक, कवक जान लेते हैं या फंजाई इसको कहा जाता है। तो इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित होते हैं जिनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, जैसे कवक, ईस्ट आदि, ये हो गए। और पादप में जान लेते हैं तो ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हरित लवक युक्त पादप होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म, ये सब होते हैं पादप में। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला आपका 10वां प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। अदरक रूपांतरण है, ठीक, किसका रूपांतरण अदरक माना जाता है? तने का, जड़ का, पत्ती का, फल का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, तने का। ठीक, तने का जो रूपांतरण है वो अदरक है। यहाँ पत्तियों का रूपांतरण जान लेते हैं। तो जिनकी पत्तियाँ खाई जाती है, जैसे पालक आपका हो गया, ठीक, और फल का रूपांतरण, फल का जो रूपांतरण होता है वो फ्रूट सभी होते हैं, ठीक, उनको ध्यान रखिएगा। जड़ का रूपांतरण, जड़ का रूपांतरण जान लेते हैं। तो जड़ में आएगा आपका गाजर, मूली, ये सभी क्या है, गाजर, मूली हो गया ये सभी। और
चुकंदर हो गया, ये सभी आपके जड़ के रूपांतरण है। इनका जड़ खाया जाता है। अदरक आपका है तने का, और जड़ का रूपांतरक जिनका जड़ खाया जाता है जैसे गाजर, मूली, और आपका बीट रूट यानी शलजम हो गया। पत्ती जिनकी पत्तियां खाई जाती हैं, पालक हो गया, ये सब चीज़ें, पात गोभी है। और फल जिनका फल, तो फल में सभी फ्रूट्स आ जाते हैं, इन्हीं को, ये सभी फलों का रूपांतरण होता है। ठीक मित्रों, हमें लग रहा है आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।